हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आज हम फिर से जेई और नीट के कुछ प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जेई या नीट के कोई भी प्रॉब्लम को बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हें अप्रोच कैसे करेंगे और उनके थ्रू हम सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 by root of pi centimeter is placed in linearly varying perpendicular magnetic field which has magnitude 0.5 Tesla at t equal to 0. The magnetic field reduces to 0 at t equal to 0.5 second. Find the EMF induced in the loop at t equal to 0.25 seconds. तो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसको एक लिनियरली वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। लिनियरली वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जैसा कि हमारे प्रॉब्लम में गिवन है कि स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.5 टेस्ला है एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड रिड्यूसेस टू 0 विच मीन्स b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 है और उस समय जो हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है वो कितना 0.5 सेकेंड से। परफेक्ट। इसमें हमें फाइंड आउट करना है दैट इज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल के अंदर EMF कितना इंड्यूस्ड होता है उस पैरामीटर को हमें कैलकुलेट करना है और डेटा हमारे पास गिवन है, देयर इज नथिंग 0.25 सेकेंड्स। बेसिकली आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर क्यों दे रखा है, मैं नीचे क्यों नहीं दिया। तो बेसिकली इस पूरे प्रॉब्लम में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इलिस्ट्रेट नहीं किया है। देयर इज अ नो सर्टेन डेफिनेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इट कैन बी एनी डायरेक्शन। हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले रखा है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक इस तरीके का लूप है और इस लूप को हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रखा और इसी के अंदर हमने क्या कर रखा है, इस लूप को रखा हुआ है। क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कांस्टेंट है, बिकॉज क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है तो इसका एरिया कांस्टेंट है और पूरा का पूरा लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्मली प्लेस्ड है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो लीनियरली क्या है, वेरी कर रही है। ठीक है, और इट इज परपेंडिकुलर टू द लूप आल्सो। सो एरिया की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो देयर इज अ पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, देयर इज अ पाई इनटू हमारे पास रेडियस की वैल्यू है, देयर इज अ 10 बाई रूट ऑफ पाई सेंटीमीटर। पुट कर देते हैं, देयर इज अ 10 अपॉन रूट ऑफ पाई स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, देयर इज अ माइनस ऑफ 4। अल्टीमेटली देयर इज अ पाई इनटू 10 टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू देयर इज अ 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4। आफ्टर सॉल्विंग इट विल कैंसिल बाय ईच वन, सो पाई टू पाई कैंसिल इनटू व्हिच वी हैव देयर इज नथिंग 0 टू द पावर माइनस ऑफ सॉरी व्हिच वी हैव 10 टू द पावर माइनस 2 व्हाट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एरिया की ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है इंड्यूस्ड EMF। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है, रिलेटेड टू दैट इज व्हाट एरिया एंड ऑल दिस थिंग्स, तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, देयर इज अ फाई। सो फाई इक्वल टू देयर इज अ बी इनटू ए। चूंकि हमने यहाँ पे देखा है कि एरिया विल बी कांस्टेंट विच मींस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर एरिया से एसोसिएटेड है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को एक बार मैं बढ़ा रहा हूं एक बार घटा रहा हूं तो उस एरिया से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, दैट इज चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। सो मैं यहाँ पे देख लेता हूं, देयर इज अ फाई एंड फाई बिकम्स देयर इज डेल फाई नोट कर लेता हूं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच मींस डेल्टा बी इनटू दैट इज ए। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड EMF बनेगा दैट इज E इंड्यूस्ड that is equal to delta phi upon that is delta 2, which means the magnetic flux associated with the loop that is changes with respect to that is time. So हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को उठा के इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो induced EMF which is equal to delta B into A and divided by of delta T. Now guys अब हम वैल्यू को एसोसिएट कर देते हैं।
सो हम लोग एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में वी हैव अ B1 दैट इज 0.5 टेस्ला एंड आफ्टर दैट इज B2 दैट इज 0 टेस्ला। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज डेल्टा B विच इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला। परफेक्ट। अब ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास एक और डेटा, देयर इज अ टाइम स्टार्टिंग में दैट इज 0 सेकेंड्स एंड आफ्टर दैट इज टाइम T2 और ये है 0.5 सेकेंड्स। परफेक्ट। तो मैं यहां से भी चेंज इन टाइम कैलकुलेट कर लेता हूं, देयर इज अ डेल्टा टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। परफेक्ट गाइस। नाउ मैं इन दोनों की वैल्यू को, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो वैल्यू है एंड ये जो वैल्यू है, दोनों को रिस्पेक्टिव को यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। देयर इज अ induced EMF that is 0.5 upon of 0.5 and multiplied by 10 to the power minus of 2 which is cancel and 0.01 that is answer। ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन दैट इज 0.01 वोल्ट, वो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या है कि जो फैराडे लॉ है उसका एप्लीकेशन है बेसिकली, और देखो यहाँ पे तो एरिया को कांस्टेंट कर रखा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम डिजाइन कर दे कि मैग्नेटिक फील्ड हाफ सर्कल में चेंज हो रहा है, हाफ लूप में चेंज हो रहा है और हाफ लूप में नहीं चेंज हो रहा, तो वहां पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व करने का जो टेक्निकल आइडियाज होंगे वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या है। Calculate the ratio between bandwidth and quality factor for the following circuits। तो इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि हमारे पास LCR सर्किट गिवन है और उनके जो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस की जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है दैट इज आल्सो गिवन। हमारे पास AC सोर्स 24 वोल्ट AC सोर्स सप्लाइड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। सो बेसिकली कुछ डेटा इसमें अनयूजुअल है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, ना तो हमें 24 वोल्ट जो बैटरी की कैपेसिटी है उस पर ध्यान देना है, ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना। बेसिकली हमारे पास जो गिवन डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ है वो दैट इज इंडक्टेंस की वैल्यू, दैट इज कैपेसिटेंस की वैल्यू और यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू। बस इसी से हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है और उसके बाद मुझे क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है। जब हमारे पास बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर दोनों निकल जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, उसका रेशियो निकाल देंगे। अगर आपने ये चैप्टर सही से एसी सर्किट्स को कंप्लीट कर रखा है तो सिंपल सा आपको बैंडविड्थ की जो बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर अपॉन ऑफ एल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आर अपॉन ऑफ एल जो आपके बैंडविड्थ का फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू 5 एंड एल दैट इज 0.2 हेनरी, बेसिकली हेनरी है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज नथिंग 25, ये आपके पास हर्ट्ज बनेगा। चलो हम देख लेते हैं कि इसकी यूनिट को हमने कैसे डिसाइड किया कि दैट इज हर्ट्ज। सो आपको पता होगा कि L अपॉन आर इक्वल टू आपके पास क्या बनता है गाइस, सेकेंड्स बनता है, जो कि यूनिट है दैट इज टाइम का। परफेक्ट ना। और R अपॉन जो L हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास टाइम इनवर्स, और टाइम इनवर्स दैट इज नथिंग, इट्स हर्ट्ज। ठीक है ना। सो यहाँ पे बी बैंडविड्थ की जो वैल्यू है वो बेसिकली आपके पास 25 हर्ट्ज में आ गया। सिमिलरली मैं वहां पे निकालूंगा दैट इज अ क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर दैट इज क्यू। क्वालिटी फैक्टर का जो गिवन फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन ऑफ आर रूट ऑफ एल अपॉन ऑफ सी। बेसिकली ये आपके पास क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला गाइस है। ठीक है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं तो देखें क्या बनता है, दैट इज 1 अपॉन आर की वैल्यू देयर इज अ 5 रूट ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू, देखो कैपेसिटर की वैल्यू वहां पे माइक्रो फैरेड में है, बेसिकली उसको हमें फैरेड में कन्वर्ट करना, तो माइक्रो को फैरेड में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। बेसिकली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दैट इज 200 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब मुझे इसका रेशियो निकालना, दैट इज द बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर का रेशियो। सो बेसिकली रेशियो इट इज बैंडविड्थ and it is divided by that is quality factor। bandwidth की वैल्यू there is guys 25 और quality factor के वैल्यू guys 200। इसका आंसर बन जाएगा 1/8। सो आपके पास जो गिवन आंसर है दैट इज 1/8, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि ये जो जेई का क्वेश्चन है इसी साल 2023 में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो कितना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। बेसिकली उसमें हमें कोई तीर नहीं मारनी थी, आपको कोई
मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आप एक बार अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपने सच में अच्छे से पढ़ा है और आपने अपने बुक के ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा, कोई रेफरेंस बुक की, मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा, आपने कोई रेफरेंस बुक, कोई भी रेफरेंस बुक जिसमें एरर कम है, अगर उसको आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा है, उसके ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, तो आई 100% गारंटीड कि आप जो है कम से कम 60% जेईई में स्कोर कर लोगे। अगर आपने बेहतर कर रखा है तो उससे ज्यादा हो जाएगा। सो अगर आपको क्लियर करना है तो ऑलमोस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सिलेबस है जेईई का या फिर जो 12th का सिलेबस है ऑलमोस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि ज्यादातर फॉर्मूला और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है गाइस। If a ball is thrown from ground in vertical plane, it attains maximum height of 360 meter. Find the maximum distance the ball can cover on ground keeping the projection speed constant. तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट गिवन है और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है। प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड से ओब्लिक प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ओब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब कि वर्टिकल प्लेन में हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं विथ सम एंगल, कहाँ से, हॉरिजेंटल से, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बनाते हुए हम वर्टिकल प्लेन में ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं और वो मैक्सिमम हाइट अचीव करता है, दैट इज 360 मीटर, और मुझे उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि मैक्सिमम हाइट थ्रू प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मैक्सिमम हाइट का जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज 2g, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मैक्सिमम रेंज का जो है या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या है, और वो हमारे पास बन जाएगा देयर इज यू स्क्वायर अपॉन ऑफ जी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है गाइस। अब बेसिकली हम अगर मैं बात करूं कि देयर इज यू स्क्वायर अपॉन ऑफ जी है, तो बेसिकली इसकी जगह पे मैं इस डेटा को रिप्लेस कर सकता हूं, तो रिप्लेस कर देता हूं। तो मैक्सिमम हाइट, देयर इज अ मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू 1/2 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम, और मुझे फाइंड आउट करना आर मैक्सिमम की वैल्यू, तो आर मैक्सिमम इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, देयर इज 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम। हमारे पास एच मैक्सिमम की जो वैल्यू गिवन है देयर इज नथिंग 360 मीटर, तो 360 को मैं रिप्लेस कर दूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720 मीटर, जो कि मैक्सिमम जो है डिस्टेंस होगा, और हमारे पास ये बी ऑप्शन इज गिवन, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे कितना सिंपल तरीके से जेईई का ये मेंस का जो क्वेश्चन है कितना सिंपलेस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और हमारा अगला सवाल है वो देखते हैं। Which statement is correct about photoelectric effect? सो स्टूडेंट हमारे इस प्रॉब्लम में बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनको हमें बस देख के ऑब्जर्व करना है कि दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। बेसिकली अगर आपने इसको कवर कर रखा होगा तो थियरी पार्ट आप एग्जैक्टली कवर कर लोगे। जैसे कि पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी, किसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो मैं बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात करता है जो कि मेटल से इमिट होते हैं, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इज व्हाट, दैट इज योर इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, आप जरा ध्यान देंगे कि दैट इज इसका आंसर देयर इज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द frequency of photons or incident light। अगर मैं सिंपल सा इसके फॉर्मूले को रेफर करूं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है देयर इज 1/2 mv स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू नॉट, ठीक है। तो जहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, h क्या हो जाएगा, दैट इज अ प्लैंक कांस्टेंट, और ये न्यू नॉट क्या हो जाएगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है गाइस। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ओनली, नहीं, ओनली वर्क फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता है,
ये डिपेंड करता है दैट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या फिर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं। सो इसका जो है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, stopping potential stopping potential is dependent on energy and work function of, नहीं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स और रेडिएशन and that is work function of metal। ठीक है। सो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है दैट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स या इंसिडेंट रेडिएशन एंड वर्क फंक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन पे डिपेंडेंट नहीं करता, ये जो इंसिडेंट लाइट है उसमें जो फोटॉन्स की एनर्जी है दैट इज उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट जो है ऑप्शंस दैट इज ये भी इनकरेक्ट है। हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो गाइस हमें पता कि लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में, जो फर्स्ट नेचर है दैट इज अ नेचर ऑफ वेव, वो एक्सप्लेन करता है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है ना। और ये फिनोमिना एक्सप्लेन किया जाता है दैट इज द वेव नेचर से। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया जाता है आइंस्टाइन के थियरी से, दैट इज जो कि एक्सप्लेन ये करता है कि जो हमारा सनलाइट है या फिर जो लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेवियर रखता है, जिसके कारण जिसमें कुछ फोटॉन्स होते हैं जो किसी भी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और वो उस फोटॉन्स की एनर्जी को मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो मेटल से इमिट हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। परफेक्ट गाइस। और तो बेसिकली जो है कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि वेव नेचर से हम लोग दैट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ऑल दिस थिंग्स जो है हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो चौथा ऑप्शन है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है दैट इज एक्सप्लेन बाय द आइंस्टाइन थियरी, और जो है कि फोटोन के कारण जो है किसी मेटल के ऊपर, जो मेटल के ऊपर इंसिडेंट लाइट आती है, वो इंसिडेंट लाइट जो है में जो फोटॉन्स होते हैं वो फोटॉन्स की एनर्जी मेटल एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने से मेटल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आके मेटल से बाहर निकल जाते हैं बेसिकली। और यही आपका जो पार्टिकल नेचर जो है एक्सप्लेन करता है। सो इट इज करेक्ट, सो इट इज योर आंसर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर कैरी इक्वल करंट्स एज शोन इफ बोथ द करंट्स आर डबल्ड एंड सेपरेशन इज हैवेल, the force on a 10 centimeter section of one of the wire becomes, option is given and the diagram is given। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉब्लम है ये मैग्नेटिक फील्ड से है। बेसिकली करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जस्ट वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट करना। हमारे पास गिवन है देयर इज अ टू इनफाइनाइट पैरेलल वायर, तो हमने यहाँ पे जो एल लेंथ मान रखा है एक सर्टेन लेंथ के लिए, अभी मैं डेराइव करूंगा कि फॉर्मूला बेसिकली क्या बनेगा, देन आफ्टर वी विल इंप्लीमेंट ऑन दैट। ठीक है ना। सो ये हमारे पास हो जाएगा कि एक पैरेलल इनफाइनाइट वायर है जो इक्वल अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर रहा है। तो मैं बेसिकली यहाँ कंडीशन दे सकता हूँ कि देयर इज अ I1 should be equal to I2 equal to I। परफेक्ट ना, मैं ऐसा कंडीशन मान लेता हूं कि I1 और I2 दोनों की वैल्यू कितना I है। परफेक्ट। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, इफ द बोथ द करंट आर डबल्ड, ठीक है, आफ्टर सम टाइम हमने क्या कर दिया, दोनों के करंट को डबल कर दिया, और जो उनका सेपरेशन है दैट इज हाफ कर दिया। ठीक है ना, उनके सेपरेशंस को मैंने हाफ कर दिया। तो पूछ रहा है कि फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन, 10 सेंटीमीटर इज गिवन। यहाँ पे ये जो वायर है, वायर का जो सेक्शन हमारे पास लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा किसी एक वायर के कारण किसी दूसरे वायर पे। ठीक है, ये हमें कैलकुलेशन करना है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ड्यू टू एल लेंथ
ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ वायर ड्यू टू अनदर वायर, ठीक है ना, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ऑन वन वायर ड्यू टू अनदर, ठीक है, व्हेन लेंथ इज गिवन, when length is given, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, देयर इज F इक्वल्स टू म्यू नॉट, देयर इज I1 I2 एंड देयर इज L अपॉन आपके पास बन जाएगा गाइस, देयर इज 2 पाई इंटू डी, जहां पे L आपके पास क्या है, वो गिवन लेंथ है, जो कि हमारे पास गिवन लेंथ है, देयर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, परफेक्ट। और हमारे पास I1 दैट इज फर्स्ट वायर में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है, I2 सेकेंड वायर में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है, और हमारे पास D है, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द वायर। सो कंडीशन के हिसाब से अगर मैं I1 I2 की वैल्यू को I रख दूं तो I इक्वल टू हो जाएगा, देयर इज अ म्यू नॉट I स्क्वायर L अपॉन ऑफ देयर इज अ 2 पाई D, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेता हूं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जब हमने इनके जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको डबल कर देते हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हाफ कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू देयर इज अ 2I, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। और फिर हमारे पास बन जाएगा देयर इज अ D इक्वल टू हो जाएगा D/2, बेसिकली D डैश बोल देता हूं इसको, और ये हमारे पास हो जाएगा क्या, D/2, ठीक है, परफेक्ट गाइस। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, इसको भी मैं डैश में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, I1 डैश I2 डैश इक्वल टू 2I, और हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, देयर इज I1 डैश, और ये हो जाएगा I2 डैश, देयर इज I2 डैश, और ये हो जाएगा L अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू डी डैश। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, देयर इज अ म्यू नॉट, और I1 I2 की वैल्यू देयर इज अ 2I इंटू देयर इज अ 2I इंटू देयर इज L अपॉन में कितना हो जाएगा, देयर इज अ 2 पाई इंटू डी अपॉन ऑफ 2, परफेक्ट, ये हमने वैल्यू रख दी। आफ्टर मल्टीप्लाइंग देयर इज अ म्यू नॉट, देयर इज अ I स्क्वायर L अपॉन में हो जाएगा 2 पाई डी, और ये 4 बन जाएगा, और ये ऊपर जाने के बाद देयर इज अ 8 बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मैं जो इक्वेशन है, देयर इज अ F डैश का ये जो इक्वेशन आया है, ये पूरा F के बराबर है, तो जहां पे ये टोटल डेटा उसकी जगह पे F रिप्लेस कर देता हूं, तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या बन जाएगा, देयर इज अ F डैश इक्वल्स टू देयर इज अ 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, ठीक है ना। सो हम ये देख सकते हैं कि जब हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर मैं करंट के मैग्नीट्यूड को डबल कर देता हूं और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हाफ कर देता हूं, तो जो फोर्स होगा वो इनिशियल फोर्स का 8 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा, देयर इज 8 टाइम ऑफ इनिशियल फोर्स, दैट इज F, ठीक है ना। तो हमारे पास बन जाएगा इट्स इंक्रीज्ड बाई इट्स बिकम्स, दैट इज 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, सो 8 टाइम, ठीक है आंसर गाइस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि क्या है, कॉइल ऑफ रेडियस R centered at O carries a current I. Point P is on the axis of coil at a distance R from the center O as shown. Ratio of magnetic field at point O to magnetic field at point P is equal to, as option is given and diagram also given. तो स्टूडेंट ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें कि एक सर्कुलर जो है कॉइल्स गिवन है और इसके अंदर I अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, तो मैं थोड़ा सा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, देयर इज I अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट, दैट इज, और इसका रेडियस गिवन है, देयर इज अ रेडियस हमारे पास कितना, देयर इज R रेडियस, ओके। और ये बोलना चाहता है कि इसका सेंटर O है और सेंटर से एक लाइन पास की गई है, दैट इज ये हमारे पास OP एक लाइन है जो सेंटर से पास होती है, और एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल, एक्सिस ऑफ द कॉइल एट अ डिस्टेंस R, मतलब सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है देयर इज R, ठीक है, ये हमारे पास R डिस्टेंस पे ही है फ्रॉम द सेंटर O एज शोन। रेशियो द मैग्नेटिक फील्ड
2.0 to the magnetic field at point B. So basically हमें निकालना, there is a ratio, there is a magnetic field O to the magnetic field at point B. ये हमें पूरा कैलकुलेशन करना है. So before starting हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि what should be the magnitude of magnetic field when a point is lies on the axis of a circular coil and the coil having some amount of current, that is I, and due to that there is a such kind of magnetic field produced at the point when it is that is x distance from the center. सो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जब कोई भी पॉइंट किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे लाइज करता है. तो हम लोग देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P when P lies on the axis of a circular coil and coils having some amount of current, that is a magnetic field which is equal to, अब आपके पास बन जाएगा there is a mu naught and it is Ni r square upon of 2 times of r square plus of x square to the power 3 upon of 2. जहां पे गाइज n क्या है, नंबर ऑफ कॉइल है. बेसिकली n आपके पास है, देयर इज अ नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है. और r क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ कॉइल. x क्या है, x बेसिकली है कि इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना, कैलकुलेट करना है. सो अब हम लोग यहाँ पे इस जो केस है इस केस को अप्लाई करते हैं. तो हम लोग देखते हैं कि एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, देयर इज अ B एट P इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्म्स कितना 1, तो देयर इज अ n इक्वल टू 1, I देयर इज अ I अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू, देयर इज अ r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एंड देयर इज अ r स्क्वायर. और यहाँ पे हमारे पास साफ साफ गिवन है क्वेश्चन में कि जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, जो कि रेडियस के बराबर है. सो देयर इज r आल्सो, और ये हो जाएगा 3/2. जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट I r स्क्वायर एंड विच इज डिवाइडेड बाय देयर इज अ 2 इन ब्रैकेट 2 रूट ऑफ 2 एंड देयर इज नथिंग r क्यूब. ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बनेगा. जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो हमारे पास फिर से आ जाएगा I म्यू I देयर इज अ 4 रूट ऑफ 2 इनटू r. ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं कि एट पॉइंट O, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B नॉट इक्वल टू, सिमिलरली देयर इज अ म्यू नॉट I देयर इज r स्क्वायर अपॉन, अब सेंटर पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटर पे एट सेंटर x इक्वल टू 0. सो हमारे पास इसमें क्या पुट कर देंगे 0, तो हमारे पास क्या बन जाएगा r क्यूब बेसिकली. सो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज r क्यूब. सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे तो देयर इज अ म्यू नॉट I अपॉन में हो जाएगा 2r. ये हो जाएगा आपके पास कितना, म्यू नॉट की वैल्यू. ये हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू आ गई और ये वाली वैल्यू हमारे पास था ये वाली वैल्यू आपके पास बी नॉट की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास बीपी की वैल्यू है. दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, हमारे पास है तो ये बन जाएगा 2√2 जो कि हमारे ऑप्शंस में गिवन है, देयर इज अ 2√2. ठीक है गाइस, तो देखा आपने कि इसको कैसे सॉल्व करना था. इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना था कि एक सर्कुलर कॉइल की कंडीशन को अप्लाई करना था जो कि सिंपल सा उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है बेसिकली वो अप्लाई करना है. ठीक है ना. सो अब हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है. टू स्टेटमेंट इज गिवन बेस्ड ऑन फोटोडायोड. सो स्टूडेंट, ये हमारा
अगला क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट गिवन है, देयर इज अ टू स्टेटमेंट एंड इन दोनों स्टेटमेंट्स में देखना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि फोटो डायोड आर ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस। ऑब्वियसली फोटो डायोड्स आर ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस बिकॉज क्योंकि जब हम फोटो डायोड को, जैसे पीएन जंक्शन डायोड है, तो पीएन जंक्शन डायोड को जब हम रिवर्स बाइस में ऑपरेट करते हैं देन ड्यूरिंग दैट सेंसिटिविटी ऑफ फोटो डायोड इंक्रीजेस, क्योंकि जब हम उसको रिवर्स डायरेक्शन में जो है ऑपरेट करते हैं तो जो डायोड की सेंसिटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो इट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन है करंट इन फॉरवर्ड बाइस इज मोर देन करंट इन रिवर्स बाइस इन पीएन जंक्शन डायोड। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं बिकॉज क्योंकि उसके यूज से सेंसिटिविटी ऑफ फोटो डायोड इंक्रीजेस, देयरफॉर जो है। और इसका एक और भी रीजन है कि जो करंट है वो फॉरवर्ड बायस में मोर होगा एज कंपेयर टू रिवर्स बायस, बिकॉज क्योंकि जब किसी फोटो डायोड में करंट फॉरवर्ड बायस में फ्लो होता है तो उसमें रेसिस्टेंस ऑफर्ड इज लेस एज कंपेयर टू रेसिस्टेंस ऑफर्ड इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जो है कि जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होता है डायोड से वो मैक्सिमम रेसिस्टेंस ऑफर्ड होता है, देयरफॉर उसमें अमाउंट ऑफ करंट कम होते हैं, और फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस कम होता है, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ करंट मैक्सिमम होता है। सो इट इज आल्सो ट्रू, ये भी हमारे पास जो है ये भी करेक्ट है। हाँ, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा डायोड है जो रिवर्स और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट होता है, दैट इज जीनर डायोड। और जीनर डायोड में बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपने ग्राफ को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बेसिकली जो वोल्टेज और करंट है वो वेरी करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में भी। आप देख सकते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इन विच देयर इज forward direction and the minimum amount of current in reverse direction, therefore it is happening because of there is a less amount of resistance offered in forward direction and the more amount of resistance offered in backward direction. So guys ये था इसका आंसर, both statements are correct। and अब देखते हैं हमारा next question। weight of an object at earth surface is 18 newton if the object is taken 3200 km above the surface, then the weight of the object is, radius of earth is given। so student फिर से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये ग्रेविटेशनल्स है और सिंपली इसमें गिवन है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे, इस पॉइंट पे, सपोज करो कि ये आपके पास अर्थ है और ये इसका सरफेस है, तो इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट है तो उस समय उसका जो वेट है देयर इज 18 न्यूटन है, और आफ्टर सम डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है देयर इज 3200 किलोमीटर। व्हाट इज 3200 किलोमीटर? इस पे उसका वेट बेसिकली कितना होगा, यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है गाइस, सो हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली वेट का और ग्रेविटी का क्या रिलेशन है। बेसिकली वेट इक्वल टू m इंटू जी, बेसिकली हम देख सकते हैं वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, जहां पे जी की वैल्यू जैसे चेंज होगी वेट वैसे क्या होगा, चेंज होगा। सो हम लोग देख लेते हैं कि देयर इज अ वेट इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू एट द सरफेस देयर इज 18 न्यूटन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूं मैं। ठीक है ना, अब मैं ये देख लेता हूं कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ what will be the magnitude of g। ठीक है ना, so basically g equal to there is a g m upon of what is r square। इक्वेशन नंबर इसको मैं सेकंड ले लेता हूं, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यहां पे नोट कर देता हूं, एट द सरफेस ऑफ देयर इज नथिंग अर्थ। ठीक है ना, एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू ये हो गई। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं कि एट द सम हाइट देयर इज नथिंग, एट द some height there is nothing, at the some height the value of what is g, तो ये हम g डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एट द सम हाइट देयर इज नथिंग जी एम अपॉन ऑफ व्हाट इज एक्स स्क्वायर। अब हम लोग एक्स स्क्वायर क्या, बेसिकली ये देख लेते हैं, एक्स डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, देयर इज एक्स है, और इसके सरफेस से यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, देयर इज, मैं इसको मान लेता हूं h। ठीक है ना, तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर इज जी एम अपॉन ऑफ
देयर इज आर स्क्वायर प्लस ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, नहीं एक्चुअली ये आपके पास बन जाएगा आर प्लस एच ऑफ व्हाट इज होल स्क्वायर, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बन जाएगा। टोटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एच प्लस ऑफ आर, यहां से लेके यहां तक आर है और फिर यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जो एच है तो आर प्लस एच हो जाएगा कंप्लीट एक्स और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जब क्वेश्चन को फिर से रेफर करते हैं तो ये बोलता है कि ये जो अर्थ सरफेस से 3200 किलोमीटर ऊपर है, जबकि अर्थ का रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है। सो हम लोग ये देख सकते हैं कि r इक्वल टू ये है 6400 किलोमीटर और हमारे पास जो h है बेसिकली वो है 3200 किलोमीटर। सो हम लोग r इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एक्चुअली नहीं h मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देयर इज h इक्वल टू लिख सकते हैं क्या r अपॉन ऑफ 2, ये नोट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे h की जगह पे r अपॉन 2 को मेंशन कर देते हैं, तो फिर g डैश इक्वल टू क्या बन जाएगा gm अपॉन ऑफ देयर इज r प्लस ऑफ r अपॉन ऑफ 2 ऑफ होल स्क्वायर। परफेक्ट ना। जब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा देयर इज नथिंग 4 अपॉन ऑफ 9 gm अपॉन ऑफ r स्क्वायर। परफेक्ट ना, ये हो जाएगा जी डैश के इक्वल। गाइस देख सकते हैं कि ये वाला फिर वही इक्वेशन आ गया जो स्टार्टिंग में हमारे पास आया था, तो मैं इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दूंगा देयर इज नथिंग स्मॉल जी, ठीक है ना। सो जी डैश इक्वल टू क्या बन जाएगा, जी डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 9, एक्चुअली 4 अपॉन 9 इंटू देयर इज ए जी, ठीक है ना। अब हम वेट निकाल लेते हैं कि व्हाट शुड बी द वेट। सो वेट W डैश इक्वल टू क्या बन जाएगा एम जी डैश बेसिकली, और हमारे पास क्या हो जाएगा देयर इज m इंटू जी की वैल्यू 4 अपॉन ऑफ 9 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा g। फिर से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको मैं फिर से जब यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन ऑफ 9। इसका मतलब है कि जो 3200 किलोमीटर ऊपर जो वेट बनेगा वो 4/9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेट जो हमारे पास उसके सरफेस पे था। और mg की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन करा रखा था कि mg इक्वल टू व्हाट इज 18 न्यूटन। सो द चेंज इन वेट इक्वल टू 4 अपॉन ऑफ 9 इनटू व्हाट इज 18, इट विल कैंसिल एंड देयर इज 8 न्यूटन, ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, देयर इज 8 न्यूटन। सो ऑप्शन इज 8 न्यूटन weight will be at 3200 kilometer height from the surface of the earth. That will be your answer. Next question guys, देखते हैं हमारे पास क्या है। Block of mass 2 kg is attached with two identical spring of force constant 20 Newton per meter as shown in the figure. If the time period of the oscillation of the block is 2 pi root of 1 upon x second, full stop, find x, condition is given as diagram। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बेसिकली आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड है। हमारे पास 2 स्प्रिंग है, दोनों से हमने मास को अटैच कर रखा है और फिर दोनों के आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट है, दैट इज आपके पास 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और ड्यू टू दैट उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन गिवन है, देयर इज 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन ऑफ x सेकेंड, और यहाँ पे हमें निकालना वैल्यू ऑफ x। सो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि सिंपल सा है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे देयर इज t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ देयर इज m अपॉन ऑफ k इक्विवेलेंट। परफेक्ट ना, ये फॉर्मूला हमें क्या करना अप्लाई कर लेना है। सो बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे, देयर इज k इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। k इक्विवेलेंट, देखो स्प्रिंग का केस यही होता है कि स्प्रिंग को अगर यूजफुल मैनर में अटैच करना है और तो हम लोग ऑलवेज इस्तेमाल करते हैं किसमें, दैट इज सीरीज कनेक्शन में। और स्प्रिंग का जो इक्विवेलेंट कनेक्शन बनता है देयर इज k1 प्लस ऑफ व्हाट इज k2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है दोनों की वैल्यू इक्वल है, k1 इक्वल टू देयर इज k2 इक्वल टू k इक्वल टू व्हाट इज 20 न्यूटन पर मीटर, ये ऑलरेडी गिवन है। सो हम लोग यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या रख देंगे 20 प्लस ऑफ 20 विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर मीटर, इक्विवेलेंट निकल गया। हमारे पास ऑब्वियसली मास भी गिवन था, मास इक्वल टू कितना था गाइस 2 kg, जो कि हमारे पास ऑब्वियसली क्वेश्चन में मेंशन है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, देयर इज t इक्वल टू हो जाएगा देयर इज 2 पाई रूट ऑफ देयर इज 2 अपॉन ऑफ 40, आफ्टर सॉल्विंग देयर इज 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन ऑफ 20। ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशंस का इस इक्वेशन से क्या कर दूंगा, कंपैरिजन कर दूंगा। टाइम पीरियड का वो भी इक्वेशन है तो हम कंपेयर कर देते हैं, देयर इज 2 पाई
रूट ऑफ 1 अपॉन ऑफ एक्स। गाइस देखो सेम डेटा है तो हमारे पास x की वैल्यू कितना आ गया, देयर इज अ 20, ये हमारे पास ऑप्शंस दैट इज 20। ठीक है, x की वैल्यू निकालना था, x इक्वल टू 20। ठीक है गाइस, सो कितना इजी क्वेश्चन था, आपने देखा कि हमें सिर्फ स्प्रिंग का बेसिक सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था जो कि नॉर्मल आप लोगों ने जो है क्लास में पढ़ ही रखा होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कैसा और क्या है। A ring of uniform wire and radius 5 cm is made to rotate about a coplanar axis which is at a distance of 10 cm from the center of the ring as shown. The radius of gyration of ring about the axis is equal to 15 by root of k centimeter. The value of k is equal to, the diagram is given. सो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं मैकेनिक्स का बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है दैट इज अ रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है। और इस रेडियस ऑफ जायरेशन की हमारे पास ऑब्वियसली वैल्यू भी यहाँ पे देखो मेंशन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस इज इक्वल टू, देयर इज समथिंग लाइक दैट। और हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू को क्या करना है, इवेल्युएट करना। परफेक्ट, हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी गिवन है कि ये हमारे पास एक रिंग है और इसका हमारे पास रेडियस गिवन है, देयर इज नथिंग 5 सेंटीमीटर। ओके, और इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर पे एक एक्सिस है y एंड y डैश, और इस एक्सिस के अबाउट हमें रेडियस ऑफ जायरेशन को कैलकुलेट करना। तो सिंपल अपन देखते हैं कि क्या है। सो यहाँ पे बन जाएगा देयर इज नथिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया about what, moment of inertia about center of mass। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लेते हैं तो देयर इज ICM इक्वल टू बन जाएगा देयर इज mr स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 फॉर अ रिंग के कंडीशन में हमारे पास ये बन जाएगा। नाउ अब हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं अबाउट दैट इज टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट के अबाउट जो परपेंडिकुलर प्लेन है इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सो आपके पास क्या बन जाएगा, देन ID इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयर इज m इंटू डी स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल रेडियस ऑफ जायरेशन बेसिकली, तो हम देखो इस पॉइंट के अबाउट नहीं कैलकुलेट करने, हमने इस पॉइंट से यहाँ के इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किए हैं कि इस पॉइंट के अबाउट जो है इसके परपेंडिकुलर के अबाउट जो है इसका मोमेंट क्या होगा, तो दैट इज ID इक्वल्स टू md स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये बन जाएगा तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू क्या बन जाएगा, ICM प्लस ऑफ ID जो कि हमारे पास गिवन कंडीशन है। सो mr स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 प्लस md स्क्वायर ये बन जाएगा। सो गाइस m कॉमन ले लूंगा, सो r स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 प्लस d स्क्वायर ये हमारे पास बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन। ठीक है ना गाइस, ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाएगा। परफेक्ट, लेकिन जब हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन इज गिवन when k is radius of gyration then मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब मैं जहां पे I है वहां पे एम के स्क्वायर रख दूंगा तो एम के स्क्वायर इक्वल टू देयर इज एम r स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ d स्क्वायर, m to m कैंसिल, देयर इज अ k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ व्हाट इज d स्क्वायर। गाइस देख सकते हैं हमारे पास है d की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, देयर इज अ 10 सेंटीमीटर। परफेक्ट, और हमारे पास r की वैल्यू कितना, देयर इज नथिंग 5 सेंटीमीटर। परफेक्ट, हम दोनों की वैल्यू को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देयर इज अ k स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 25/2, देयर इज अ 25/2 एंड प्लस ऑफ व्हाट इज 100। ओके, सो ये आपके पास बन जाएगा देयर इज अ 225 अपॉन ऑफ 2 बेसिकली k स्क्वायर, और k इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन ऑफ √2। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बन गया k की वैल्यू। ठीक है गाइस, अब हमें यहाँ पे 15 अपॉन ऑफ √2 जो है एक्चुअली k की वैल्यू इवेल्युएट हो गई। सो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो k का जो वैल्यू आई है देयर इज अ k इक्वल टू √2। हमारे पास देखो ये रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू तो गिवन था, ये रेडियस ऑफ जायरेशन ही है, हमें यहाँ पे k कैलकुलेट करना था। ठीक है ना, और यहाँ पे ये जो k है ये रेडियस ऑफ जायरेशन है, न कि ये वाला k। आप इसको चाहे तो x कंसीडर कर सकते हो बेसिकली x स्क्वायर, या फिर इसको मैं x कंसीडर कर लूंगा तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को
इससे अगर मैं कंपेयर कर दूं तो देर इज के इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, √2, दैट इज योर करेक्ट आंसर। सो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे नोटेशन अलग अलग है, आप नोटेशन पे मत जाओ। ये के जो है बेसिकली एक वैल्यू है जो रेडियस ऑफ जायरेशन के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना। और यहाँ पे जो मैंने के इस्तेमाल किया है वो बेसिकली आपका रेडियस ऑफ जायरेशन ही है, जिसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आई है बेसिकली। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करूंगा तो मुझे इसका हमें आंसर मिल जाएगा। और एक्चुअली के इक्वल टू हमारे पास 2 बनेगा, नॉट की √2, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज 2। अब अगला क्वेश्चन हमारा, two charges both at rest initially having a charge plus q and minus q are released from the situations on. If the kinetic energy of the system when the separation between them becomes half is 1 by 4 pi epsilon naught q square upon n r naught, find n। सो स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें दो चार्जेस हैं, दोनों को इनिशियली रेस्ट पे रखा गया है और जब इन्हें रिलीज किया जाता है दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। और उस समय जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली हमें क्या करना है, गिवन है, देयर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन n r नॉट, और वहां पे हमें फाइंड आउट करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सो बेसिकली अपन देख लेते हैं कि initial kinetic energy, there is a ui equal to 1/4 pi of epsilon naught, there is a q square upon there is a r naught। ये आपके पास बन जाएगा नेगेटिव इक्वेशन नंबर 1। there is a and the final there is nothing, final kinetic energy there is a uf equal to आपके पास बन जाएगा 1 minus 1/4 pi of epsilon naught there is a q square upon, और ये बोल क्या रहा है, the separation between them becomes what is half, ठीक है ना, separation becomes between them is half, there is a so r naught by 2 equation number of 2, ठीक है गाइस। अब हम लोग देख लेते हैं कि द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। आपको कैसे पता कि लॉस होगा, क्योंकि ये जो 2 ऊपर जाएगा तो देयर इज अ नेगेटिव में मैक्सिमम जो है काइनेटिक एनर्जी बनेगी नेगेटिव में, और ये आपके पास मिनिमम है तो बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम, सो इट इज लॉस एनर्जी। सो यहाँ पे देख लेते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच मीन्स देयर इज यू आई माइनस ऑफ यू एफ, ये बन जाएगा। So minus 1/4 pi of epsilon naught there is a q square upon r naught and minus और माइनस मिल के बन जाएगा प्लस 1/4 pi of epsilon naught, और हमारे पास यहाँ पे q स्क्वायर अपॉन ऑफ r naught by 2। परफेक्ट, ये हमारे पास डाटा बन जाएगा। चलो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बन रहा है। हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा देयर इज नथिंग माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमने क्या कर लिया, देयर इज अ क्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ आर नॉट को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एक्चुअली प्लस में ले लेता हूं, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 1, परफेक्ट, ये बन जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा प्लस का देयर इज अ 2, ये हमारे पास बनेगा। और फिर अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट देयर इज अ क्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ आर नॉट, ठीक है ना। हमारे पास ये टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बनेगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन बनेगा देयर इज नथिंग लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का है, और यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली गिवन है कि तो काइनेटिक एनर्जी है उसका ये इक्वेशन है। सो हम क्या करेंगे कि इसका इससे क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, देयर इज n आ जाएगी, ठीक है ना। सो ये कितना ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हमें अप्लाई करना था, और उसी केस में हमें बाद में चल के उसको कंपेयर कर देना था, और वहां पे n की वैल्यू आपके पास आ जाती। सो गाइज आपने देखा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर देखते हैं। A constant force acting on a body of mass 1 kg provide it a kinetic energy of 1800 joule by the end of 5th second. If the body was initially at rest at the beginning of action of force, then magnitude of force is equal to Newton. The diagram is given.
सो स्टूडेंट फिर से ये हमारा क्वेश्चन मैकेनिक्स से आ गया, बेसिक मैकेनिक्स में जो एक्सेलरेशन लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व है जिसके अंदर। सो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास गिवन क्या, सबसे पहले हमारे पास मास ऑफ द बॉडी गिवन है, देयर इज m इक्वल टू 1 kg, परफेक्ट, मैं नोट कर लेता हूं। उसके बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है, देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी 1800 जूल, परफेक्ट, देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1800 जूल, परफेक्ट, इट इज गिवन। एंड फिर हमारे पास टाइम गिवन है, एंड ऑफ द फिफ्थ सेकंड, व्हिच मींस देयर इज अ टाइम इक्वल टू 5 सेकंड्स ऑलरेडी गिवन। एंड वी हैव फाइंड आउट दैट इज व्हाट द फोर्स इन व्हिच, दैट इज इन न्यूटन। ठीक है गाइस, हमें जो है फोर्स कैलकुलेट करना है, किसमें, न्यूटन में फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगेगा, और ये फोर्स अगर किसी फ्रिक्शनलेस कंडीशन में ऐसे रखा हुआ है, और जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा सो इट्स स्टार्ट मूविंग, और जब ये स्टार्ट करेगा मूव करना, सो देयर इज सम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दी सिचुएशन। सो हमारे पास एक्सेलरेशन, तो हमने फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं F इंटू ए। सो एक्सेलरेशन निकालूंगा, देयर इज F अपॉन ऑफ m। ये हमारे पास एक सिचुएशन होगी जिसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, और हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब ए एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया ये फाइंड आउट कर लेते हैं। सो S इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस ऑफ 1 अपॉन 2 at स्क्वायर, परफेक्ट, ये इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन हम लोग तो ये देख रहे हैं कि इनिशियली एट रेस्ट, भाई हमारे पास कंडीशन गिवन है कि द ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट रेस्ट, ये देखो यहाँ पे है हमारे पास मेंशन है कि ये इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गया, 0। सो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 at का स्क्वायर, ये बन जाएगा। नाउ गाइस a की वैल्यू उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, देयर इज 1 अपॉन 2 f टी स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या बन जाएगा, ms की वैल्यू बन जाएगी। फिर से हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन आ गया। नाउ अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एंड एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हम निकाल लेते हैं। सो देयर इज अ वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, ये हम निकाल लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी, देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी F इंटू एस, और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारे पास कितना गिवन है गाइस, हमारे पास 1800 जूल गिवन है। तो हमें क्या निकालना, फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी अपॉन ऑफ एस, ये बन जाएगा। एस की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, सो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन आपके पास क्या बन जाएगा, देयर इज एस 1 अपॉन 2 इंटू एफ टी स्क्वायर अपॉन ऑफ एम। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो देयर इज 2mk अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, f इंटू टी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू देयर इज आपके पास क्या बन जाएगा, f की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे सो हम लोग इसका जो है 1 डिनोमिनेटर मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा, देयर इज 2mk अपॉन ऑफ टी स्क्वायर, और विच इज सॉल्व करने के बाद हमारे पास बनेगा 2 इंटू हमारे पास बॉडी का मास कितना, 1 इंटू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना, देयर इज 1800 जूल, एंड इट इज डिवाइडेड बाय टाइम कितना, देयर इज 25 सेकंड्स। ये हमारे पास 5 सेकंड्स था तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया 25 सेकंड्स। नाउ गाइस वी कैन कैलकुलेट, और हमारे पास बन जाएगा ये टोटल, देयर इज एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 36, देयर इज 3600 अपॉन 25, एफ इक्वल्स टू बन जाएगा, देयर इज 60 अपॉन ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ठीक है गाइस, सो हमारे पास सिंपल कितना इजी क्वेश्चन था, हमने केवल यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या किया, अप्लाई किया। क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी उस कंडीशन को हमने सिंपल यहाँ पे पुट किया, जो गिवन डेटा था उसको नोट किया, कंडीशन अप्लाई किया, बॉडी मूव कर रही थी, हमने उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब मूव करेगी तो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। कंडीशन गिवन था इनिशियली वाज रेस्ट, सो मैंने रेस्ट की कंडीशन निकाल लिया। फिर हमने यहाँ कंडीशन रख दी, फोर्स की वैल्यू आई, इवैल्यूएट किया, और देन आफ्टर द फाइनल आंसर दैट इज 12 न्यूटन। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उस पर देखते हैं। A light rod of cross section area A and the Young modulus Y is arranged as shown. The applied force 250 Newton. If length of rod is 1 meter, the extension comes out to be x into 10 to the power minus 6 meter. Find x. Diagram is given.
तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी मैकेनिक्स से है, सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास काफी कुछ गिवन है, जैसे कि यंग मॉडुलस है, उसके बाद हमारे पास अप्लाइड फोर्स की वैल्यू गिवन है, उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन कम्स आउट, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन की वैल्यू और फाइंड आउट एक्स। देखो इस पूरे फिनोमिना में हमें करना क्या है, हमें निकालना है एक्सटेंशन और फिर बाद में उसको कंपेयर कर देना और हमें वहां से निकल जाएगा एक्स की वैल्यू बेसिकली। सो देखो ये सेल्फ वेट के कारण इसके अंदर एक्सटेंशन हो रहा है, बिकॉज क्योंकि इसे हिंज किया हुआ है तो सेल्फ वेट के कारण नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और हमें वही निकालना है। तो कितना एक्सटेंशन हुआ, तो हम देखो यहाँ पे सिंपल सा सॉल्यूशन लेके चलेंगे। यंग मॉडुलस y इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बेसिकली यंग मॉडुलस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बेसिकली स्ट्रेन इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है और एरिया की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। बहुत बढ़िया। अब एक चीज और भी है यहाँ पे, स्ट्रेन की वैल्यू। स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये होता है। तो स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन डायमेंशन, तो यहाँ पे लेंथ चेंजेस हो रहा है, सो देयर इज डेल्टा एल अपॉन आपके पास एल बन जाएगा, ठीक है ना। सो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू उठा के मैं कहां पे रख दूंगा, वहां पे रख दूंगा, तो रख देते हैं। देयर इज वाई इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन ए, ये डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन ऑफ एल। सो ये हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ बेसिकली, ठीक है ना, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, और इसी को हम लोग कहते हैं देयर इज एक्सटेंशन, ठीक है ना। यही हमारे पास एक्सटेंशन है और यही हमें निकालना है। सो हम क्या कर सकते हैं, देयर इज y इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन में a इंटू आपके पास हो जाएगा डेल्टा a। सो सिमिलरली हम यहां से डेल्टा l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो f इंटू एल अपॉन में हो जाएगा a इंटू वाई, ठीक है। हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। फोर्स की वैल्यू क्या है गाइस, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितना, 250 न्यूटन। चलो 250 न्यूटन इनटू हमारे पास लेंथ कितना, 1 मीटर। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास जो है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपके पास, देयर इज ए है। बहुत बढ़िया, क्रॉस सेक्शनल एरिया केवल ए है, ठीक है ना। और हमारे पास y की वैल्यू क्या है, देयर इज यंग मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास कितना है, देयर इज यंग मॉडुलस y है, ठीक है गाइस। ये हमारे पास यंग मॉडुलस y है, ठीक। सो डाटा कुछ मिसेज है क्या, हाँ हमारे प्रॉब्लम में गिवन है देयर इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, देयर इज एरिया की वैल्यू गिवन है, देयर इज ए इक्वल टू 6.25 इनटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ यंग मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है। सो हमने ये गिवन डेटा है बेसिकली, ये जो है पूरा का पूरा क्या है, गिवन डाटा, ठीक है ना। ये हमारे पास गिवन डाटा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देख लेते हैं, देयर इज 250 इंटू, ठीक है, हमारे पास लेंथ 1 मीटर था, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 10। जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे हमारे पास तो क्या बन जाएगा, जरा ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 बचेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 पॉइंट डेसिमल 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 625 इंटू 10 टू द पावर 4। परफेक्ट, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा 250 अपॉन में 625 इंटू 10 टू द पावर -4। अब आप इसको सॉल्व करोगे और बताओगे कि मुझे क्या आया। इसका आंसर आपके पास जो बनेगा, देयर इज, सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास मिल जाएगा देयर इज नथिंग 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4। जब सॉल्व करेंगे 40 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। हमारे पास ये एक्सटेंशन की वैल्यू आई, और हमारे क्वेश्चन में जो एक्सटेंशन गिवन है x इंटू 10 टू द पावर -6, तो हम इसको जब कंपेयर कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, क्योंकि ये इक्वेशन है 40 इंटू 10 टू द पावर -6,
और यहाँ पे x की वैल्यू 10⁻⁻6, ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, दैट इज 40। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। अगला लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, व्हिच वन इज करेक्ट। सो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं हमारे पास लिफ्ट का केस है, मैकेनिक्स, सिंपल मैकेनिक्स क्वेश्चन ऑलरेडी। सो हमारे पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम गिवन है। सबसे पहले हम पहला देखते हैं क्या है ये। इसमें गिवन है कि एक लिफ्ट है बेसिकली, और उसमें जो टेंशन फोर्स है वो जो है लिफ्ट के वेट के इक्वल होगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्म होगी। चलो देख लेते हैं एक बार। हमारे पास मान लीजिए कि ये एक लिफ्ट है, ओके, ये हमारे पास एक लिफ्ट है। लिफ्ट का जो टोटल वेट है, देयर इज, मैं इसको सही से ड्रॉ कर देता हूँ, देयर इज नीचे की तरफ लगेगा m इंटू जी, परफेक्ट, एनी डाउट नहीं, ठीक है ना। और यहाँ से जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, ठीक है ना। अगर ये रेस्ट कंडीशन में नहीं है, इसका मतलब है कि ये मूव अगर कर रही है, अगर t इक्वल टू mg होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। और जब एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो इस केसेस में क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगी, देयर इज अ वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो लिफ्ट का जो वेट है वो टेंशन के इक्वल होगा, which means there is a no acceleration, and there is no acceleration, which means the velocity will be constant over all the journey. Second one में हमारे given है कि if the lift move downward with an acceleration, then the contact force between boy's feet and lift floor is more than the weight of the boy. इसको इलिस्ट्रेट करके देखते हैं हमारे पास कैसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये एक जो है कि लिफ्ट कंसिडर कर रखा। इस लिफ्ट में मैंने यहाँ पे एक बॉयज को, ये हमारे पास एक बॉयज है, परफेक्ट। सो बॉयज का जो वेट होगा वो हमारे पास कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है सिंपली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और कंडीशन ये गिवन है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इट्स होल सिस्टम मूविंग विथ एक्सेलरेशन, देयर इज ए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा, विथ एक्सेलरेशन मैंने ये मान लिया। तो हम नेट निकाल लेते हैं। देयर इज नथिंग, हमारे पास हो जाएगा mg माइनस ऑफ n इक्वल टू m इंटू ए, परफेक्ट गाइस। अब मुझे n कैलकुलेट करना, देयर इज n इक्वल टू, अब ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, देयर इज नथिंग mg माइनस ऑफ ma, इसका मतलब हो जाएगा m, देयर इज g माइनस ऑफ a। इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, जरा ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो वेट बनेगा, वेट कितना होना चाहिए, देयर इज mg, और हमारे पास जो टोटल रिएक्शन फोर्स लगेगा, जो बेसिकली जो कांटेक्ट फोर्स होगा वही इसका रिएक्शन फोर्स होगा, जो कांटेक्ट फोर्स होगा वही रिएक्शन फोर्स होगा, और वो जो कांटेक्ट फोर्स होगा इट इज लेस देन क्या बन जाएगा, mg, वेट ऑफ द बॉयज, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं यहां से देखूं तो mg में से मैंने क्या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ma सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है वो mg से क्या होगा, स्मॉल ही होगा। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि m इज लेस देन mg, तो इसका मतलब है सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है गाइस। तो ये बेसिक सा सिंपलेस्ट थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन था, और हम लोग अब आगे और भी क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस करते रहेंगे। और आपको सपोर्ट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब, और देखो तो थोड़ा शेयर कर दिया करो, और शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। सो मैं इससे और भी बेहतर क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ डिफरेंस होगा अगले सीरीज का, और हम कुछ थियरी सेशन भी लेके आएंगे जिससे आपका क्विक रिवीजन हो सके। वो आपका वर्क एनर्जी पावर से हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से हो सकता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, किस पे न्यूमेरिकल आपको बहुत टफ लगता है, उसको इजी करके लाएंगे हम लोग, और जो है हमारी पूरी टीम आपके लिए काम करेगी बेसिकली। गुड लक गाइस एंड थैंक यू।